नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे सभी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विधायक के बारे में। कार्यपालिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक या 78 तक हम 52 से लेके 78 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि कार्यपालिका को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले विधायिका और विधायिका में पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 79 के बारे में। इसमें संसद के बारे में बताया गया कि वो संसद है, उसके कितने अंग होंगे। तो जो हमारे अनुच्छेद 79 है उसमें संसद के 3 अंगों के बारे में बताया गया। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ये इन 3 अंगों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो हम पहले देख लेते हैं राज्यसभा को भी। अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा ये जो नाम है ये 1954 पड़ा। उससे पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसकी जो अन्य नाम है वो पहला नाम है उच्च सदन, स्थायी सदन और इसे द्वितीय प्रबुद्ध सदन भी कहा जाता है। प्रबुद्ध सदन क्यों कहा जाता है, तो इसका मेन कारण है कि प्रबुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान। प्रबुद्ध का मतलब है बुद्धिमान। ठीक है, मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों का सदन कहा जाता है। स्थायी सदन का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राज्यसभा है उसका कभी भी विघट नहीं हो सकता। द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो लोकसभा के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है, उच्च सदन है। अब बात करें अगर राज्यसभा के मेंबरों के बारे में, तो राज्यसभा के मेंबर है वो अधिकतम 250 मेंबर है, जो आप दिख रहा है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 245 मेंबर हैं अभी। 250 में है, उनमें से जो 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत। इन मनोनीत सदस्यों को जो राष्ट्रपति साहब हमारे वो 80 के अंतर्गत इनका निर्वाचन किया, मतलब मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति साहब, जो कि समाज सेवा या किसी खेल से या किसी जो अदर जो हमारे हैं समाज सेवा, कला, समाज विज्ञान के क्षेत्र में किसी ने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की, उसको ये राष्ट्रपति साहब द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा हमारे 12 सदस्य। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। ये जो सदस्य संख्या है 250, ये है ये जो 250 मेंबर आपको दिख रहे हैं ये 2026 तक मतलब सेम ही रहेंगे। 2026 तक इनकी सदस्य संख्या चेंज नहीं होगी। और जो आधार है वो 2001 की जनगणना को माना गया है इसमें। चलते हैं हम आगे। आठ राज्य ऐसे हैं जिनसे राज्यसभा में एक एक सदस्य को चुना गया है, जैसे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। जो हमारे पूर्वी राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से आना था, वो प्लस एक जो हमारे है अलग से गोवा, इनसे जो हमारे राज्यसभा में एक एक मेंबर ही होता है। बात करें दिल्ली से हमारे राज्यसभा में 3 मेंबर हैं, 4 हैं, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हमारे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। जम्मू कश्मीर से हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो वही 4 मेंबर। ये बाय मिस्टेक है, पौंडीचेरी है, दिल्ली ये नहीं है, ये पौंडीचेरी है, पुडुचेरी। ऐसे कर लेना आप इसको थोड़ा सा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड इनसे 3 प्रतिनिधि हमारे राज्यसभा में आते हैं। आपको इतना याद रखना है कि कोई राजस्थान का, अगर हम आरपीएससी को एग्ज़ाम दे रहे तो कोई राजस्थान से कितने प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, तो 10 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो राज्यसभा है हमारे परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व तो करती है, लेकिन सभी राज्यों को इसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसे कि यूएस में क्या होता है कि जो अमेरिका वगैरह वहाँ पर प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं। हमारे इंडिया में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का विभाजन किया गया, जनसंख्या के अनुपात में।
ठीक है। इनके निर्वाचन की बात की जाए तो राज्यसभा का निर्वाचन जो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो प्रत्येक रूप से निर्वाचन का मतलब ये होता है कि भाई जनता अगर किसी मेंबर को सीधा सुनती है, जनता के द्वारा वोटिंग होती है, जनता उनको सुनती है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब प्रत्यक्ष में क्या होता है, जो हम जनता ने मान लो प्रतिनिधि चुने हैं, ठीक है, और वो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने गए प्रतिनिधि अगर अपने मेंबरों में से ही मतलब वो जिस मेंबर का चुनाव करते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, उनको उससे तात्पर्य है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में। एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई। जो अब ये है कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इनको चुनता कौन कौन है, जो जितने भी राज्यों की विधानसभा हैं सभी राज्यों में, ना कि विधान परिषद, सिर्फ विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, जैसे यहाँ ये दिखा हुआ निर्वाचन मंडल, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, विधानसभा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। निर्वाचन पद्धति की बात की जाए तो वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा, लेकिन जो यहाँ मतदान होता है वो खुला होता है। खुले मतदान का मतलब होता है कि भाई जो भी कोई पार्टी, जैसे राजस्थान में अभी जो इनको चुना, किसी भी स्टेट में मान लो चुना गया हो, तो ये अपनी पार्टी को बताएंगे कि हम इस मेंबर को मतलब वो कर रहे हैं। जैसे मान लो बीजेपी से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है राज्यसभा में, तो बीजेपी के मेंबर उनका जो वीपी या सचेतक होगा उसको बताएंगे कि भाई दिखाएंगे वोट कि हाँ हम हमारे मेंबर को वोटिंग कर रहे हैं। और अगर कोई मेंबर ऐसा नहीं करता है तो उस पर जो वीपी या सचेतक होगा वो दल बदल कानून के आधार पर उस पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। और इसके जो मेंबर हैं वो हर 2 साल में एक टीए मेंबर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 6 वर्ष का है राज्यसभा का। बात करें अभी राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद 249 या 249। इसमें अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद है उसको राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। वह राज्यसभा यह चाहती है कि संसद हमारे इस विषय पर, और जो राज्य सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं उन पर राज्यसभा को ये लगे कि भाई हाँ इस पर संसद को कानून मतलब लोकसभा को कानून बनाना चाहिए या संसद को कानून बनाना चाहिए, तो क्या करेगी राज्यसभा खुद के मतलब अपने 2/3 बहुमत से पहले एक प्रस्ताव पारित करेगी, ठीक है, कि भाई हाँ संसद को, और फिर उसके उपरांत क्या होगा, संसद उस विषय पर कानून बनाएगी। जो कानून बनाया जाएगा संसद के द्वारा, ऐसा कोई कानून, वो कितने समय तक, तो वो 1 वर्ष तक लागू रहेगा। और अगर उस कानून को दोबारा बढ़ाना है, मान लो आगे बढ़ाना चाहते हैं, समावधि बढ़ानी है, तो मैं ये पूरी प्रक्रिया है इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। अनुच्छेद 249 को एक बार फिर देखें। अगर मान लो राज्यसभा चाहती है कि राज्य सूची का कोई विषय है उस पर संसद कानून बनाए, तो वो अपने 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करेगी, ठीक है, और राज्यसभा को संसद को अधिकार देगी कि भाई आप इस विषय पे कानून बनाइए। फिर वो संसद उस पर कानून बनाएगी, तो कानून सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। हाँ, 1 साल के लिए मान्य रहेगा कानून। अगर उस कानून की वैलिडिटी और बढ़ानी है तो जो सेम प्रक्रिया अभी दोबारा हुई है, भाई राज्यसभा फिर से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, और तो फिर संसद फिर से दोबारा ये प्रक्रिया बनाएगी, उस पर कानून बनाएगी। अनुच्छेद 312 की बात कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि कोई भी अखिल भारतीय सेवा होती है उसका सर्जन राज्यसभा करती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की अनुमति दे सकती है। अखिल भारतीय सेवा मतलब जैसे IAS है, IPS है, IRS है, ऐसी प्रकार सेवा। IAS पहले से थी हमारी, इसको पहले हम IAS-CS के नाम से जानते थे 1947 तक, ठीक है। बात की जाए IPS की तो इससे पहले IP के नाम से जानते थे। IAS IPS हमारे पहले से थी सर्विस। फिर IFS को शामिल किया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को, इसे शामिल किया गया हमारे संविधान में 1966 में। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई भी प्रस्ताव होगा तो क्या लाएगा, वो राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति को अपने उसके पद से हटाना है तो कोई प्रस्ताव जो आएगा वो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा पास करेगी और फिर उसे लोकसभा के पास भेजेगी। अनुच्छेद 21 में
लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसका जो 1954 में यह नाम पड़ा, उससे पहले इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। क्या कह सकते हैं हम? हाउस ऑफ पीपल। अगली बात लोकप्रिय सदन, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते इसमें, मतलब सीधा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए लोकप्रिय सदन हो गया। नियमन सदन है। अस्थायी सदन है, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उसका समय से पहले विघटन कर सकते हैं। ये विघटन नहीं सकते किसको है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं उनको ये शक्ति प्राप्त है। प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ी बात ये है ना कि प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? तो भाई प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसमें जाते हैं, और जो भी कानून बना होता है, महत्वपूर्ण कानून, वो यहीं से बनते हैं। मेंबरों की बात की जाए राज्यसभा लोकसभा में, तो लोकसभा में अधिकतम 552 है, सॉरी, वर्तमान में 545 है। 550 निर्वाचित होते हैं, इसमें से अधिकतम 552 और 2 मनोनीत होते हैं। ठीक है। एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं उन्हें नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है उनको राष्ट्रपति महोदय द्वारा। वर्तमान 543 निर्वाचित है और 2 मनोनीत हैं। राज्य से 524 ही हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये संख्या भी ये कब तक अपरिवर्तित रहेगी? तो ये 2026 तक मान्य है। अगर इनके लोकसभा के मेंबरों की अगर सदस्य संख्या बदलनी है तो उसके लिए परिसीमन आयोग बैठेगा 2026 के बाद में, और उसके सुझाव के आधार पर या संख्या को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा। लेकिन कम किया ही नहीं जाता है, वास्तविकता में ज़्यादातर बढ़ाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और जनसंख्या के अनुपात में सीटों का वितरण होता है। बात की जाए नागालैंड और मिजोरम, तो अगर इन तीनों से क्या नामीसी से क्या है भाई कि एक एक सीट ही है। नामीसी अन अम अस अमनस हम अनस से क्या है कि हम एक एक सीट ही है लोकसभा में हमारे। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जैसे लद्दाख से 1 सीट है। ठीक है। जम्मू कश्मीर से 5 सीटें हैं। और सबसे बड़ा लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है? वो जम्मू कश्मीर ही है। ठीक है। लद्दाख है, सॉरी, जम्मू कश्मीर 5 सीटें हैं और दिल्ली से 7 सीटें हैं लोकसभा में। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। राजस्थान से हमारे लोकसभा 25 मेंबर्स हैं और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीटें हैं, 80 मेंबर। ये याद रखने में आती है कि एक तो राजस्थान का याद रखना हमें, अगर हम RPSC वगैरह की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान से कितने मेंबर लोकसभा में? 25, जिनमें से 24 तो कितने हैं अभी वर्तमान में? 24 तो BJP के हैं और 1 है वो RLP का है, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, हनुमान बेनीवाल साहब है। और महिलाओं की बात की जाए तो इस बार का जो निर्वाचन है उसमें 3 महिलाएं हैं लोकसभा हमारे राजस्थान से। बात की जाए अनुच्छेद 82 की। अनुच्छेद 80 में क्या था भाई? राज्यसभा से संबंधित जो प्रावधान है, और राज्यसभा में जो कला, विज्ञान, साहित्य या सामाजिक सेवा से जो जुड़े हुए 12 मेंबर होते हैं उनका मनोनयन भी है ना जो राष्ट्रपति साहब करते हैं, वो भी 80A में बताया गया, 83 मान लो। अनुच्छेद 82 क्या क्षेत्रों को सही तरीके से बांटा गया है? मतलब जो लोगों को प्रतिनिधित्व वो सही तरीके से दिया गया है क्या? जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। अगर परिसीमन आयोग को ये लगता है कि नहीं सीटें कम हैं और जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? सीटें बढ़ा सकता है लोकसभा की, यह शक्ति है। ये सिफारिश करेगा सरकार को। ठीक है। केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा कि भैया ये लोकसभा की जो सीटें हैं ये कम है, इनको बढ़ाया जाए और ये इन नए नए क्षेत्रों का निर्माण किया जाए, मतलब विधानसभा या जो लोकसभा है उनमें। ठीक, तो वो काम है। परिसीमन जो आयोग होता है उसकी जो अनुशंसा होती है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। अब तो 4 परिसीमन आयोग का गठन किया था उसका। एक तो 1952, ठीक, 1962, 1972 और 2002। ठीक। बात की जाए
बात की जाए भाई 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, मैं लिख देता हूँ 42वां। इसके द्वारा जो लोकसभा सीटों को 2001 तक दो लोकसभा जो सीटें हैं उन्हें 2001 तक क्या किया गया, निश्चित कर दिया गया। तो ये 2001 तक ये बदली नहीं जाएगी। फिर 84 हुआ, 2001 में हुआ ये जो मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ। इसके द्वारा क्या किया गया भाई कि इसके द्वारा जो लोकसभा सीटें हैं उनको 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया है वर्तमान में। और जो आधार है वो पहले 1991 को बनाया गया था इसमें 1984 में। फिर भाई 91वां फिर 87वां अमेंडमेंट हुआ संविधान में, और उसमें जो 91 को जो आधार बनाया गया था 1991 को जनसंख्या का, उसे बढ़ा के कर दिया गया 2001 कर दिया गया। ठीक है। 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कुलदीप, जो चौथा परिसीमन आयोग गठित किया गया था 2002 में, उसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह जी। इसने 22 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिसीमन किया। जम्मू कश्मीर में इन्होंने शामिल नहीं किया। असम को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो 82 में क्या है परिसीमन आयोग का, ये क्या करेगा भाई, जो लोकसभा और जो राज्य की विधानसभाएं होंगी उनके लिए जो सीटें होंगी लोकसभा या विधानसभा की, उनका परिसीमन करेगा। जो सही है नहीं, उनको जनसंख्या के अनुपात में वो उनका सही वितरण है या नहीं, बस इतना। और अगर सही नहीं है तो केंद्र सरकार सिफारिश करेगा भाई उन सीटों को बढ़ाने की। अनुच्छेद 83 में जो संसद के सदन हैं उनके जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है। संसद के सदनों के मतलब है भाई जो लोकसभा है और जो राज्यसभा उनके लिए। ठीक है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति इसे कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय कार्यकाल को 1 वर्ष तक, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और वैसे बार बार अमेंडमेंट करके, मतलब इसे बार बार अनलिमिटेड समय, मतलब उस समय तक बढ़ाया जा सकता है, एक अनिश्चित समय तक वो बढ़ाया जा सकता है। अभी तक लोकसभा का कार्यकाल 1976 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था तब बढ़ाया गया था एक बार। ठीक है। अनुच्छेद 84 में सांसदों की जो योग्यताएं उनके बारे में बताया गया कि भाई कौन व्यक्ति जो है वो लोकसभा निर्वाचित हो सकता है, कौन व्यक्ति राज्यसभा निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी ये बताया गया। जैसे लोकसभा के लिए 35 वर्ष है, ये भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, ये तो पहली है, ये सभी के लिए कंपलसरी है। ये दूसरा क्या है, लोकसभा के लिए अगर कोई लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है कोई व्यक्ति, उसके लिए उम्र 25 है। राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 30 है, और ये 84 में बताया गया हमारे यहाँ में। और उसे भारत में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतलब भारत के कहीं भी कोई सा भी राज्य क्षेत्र है भारत के अंदर, उसकी कहीं ना कहीं उसका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, रजिस्टर होना चाहिए मतदाता सूची में। अनुच्छेद 84 में क्या हो गया, सांसदों की योग्यताएं होगी। एक बार हम फिर से एक एक आर्टिकल को हल्की लास्ट में जब हम क्लास ख़त्म करेंगे तब सभी अनुच्छेदों को एक बार हल्का हल्का देख लेंगे थोड़ा थोड़ा भाई, ताकि हमें याद हो जाए। 84 में सांसदों की योग्यताएं होगी। अनुच्छेद 85 की बात की जाए तो भाई 85 में संसद के सत्र होते हैं, उसके बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। और 17 अवसान, यानी 17 अवसान का मतलब होता है समाप्त, या फिर सीधा मतलब सुनो समाप्त। नॉर्मल जो भाषा होती है उसमें वही क्या कर सकता है, समाप्त। ठीक है। आहूत का मतलब होता है बुलाना। भाई संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो भाई राष्ट्रपति साहब कहेगा भाई आप आओ, संसद के सत्र को चलाओ और अपनी कार्रवाई जो जनता के लिए, जो जनता उपयोगी जो कार्य है उनको करो। ठीक है। वर्तमान में 3 सत्र तो नियमित बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून और तीसरा शीतकालीन। इसके अतिरिक्त कोई विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 86, इसमें राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है। विशेष अभिभाषण नहीं है, याद रखना है बात। 86 में सिर्फ वो अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण मतलब कि साधारण भाषण, नॉर्मल जो भाषण होता है, साधारण से भाषण की ले रहे हैं वो दे सकता है। और कोई मैसेज है वो संसद में भेज सकता है अपना। ठीक है। अनुच्छेद 87 की बात की जाए तो अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण, याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। साधारण अभिभाषण, एक तो अभिभाषण है, ठीक है, और एक विशेष अभिभाषण। तो विशेष अभिभाषण 87 में और साधारण उसमें। राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ में अभिभाषण दे सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। लोकसभा के जो आम चुनाव होंगे उनकी जो पहला सत्र होगा और प्रतिवर्ष जो पहला सत्र होगा उसमें भी
जो राष्ट्रपति जो देगा वो विशेष अभिभाषण देता है उसमें। अब बात की जाए अनुच्छेद 88 की। अनुच्छेद 87 में होगी भाई विशेष अभिभाषण। साधारण अभिभाषण की बात की जाए भाई संदेश भेजने की और अभिभाषण देने की वो 86 में, विशेष अभिभाषण 87 में है। 88 की बात की जाए तो अनुच्छेद 88 में मंत्री व जो न्यायवादी हैं उनसे संबंधित कुछ प्रावधान है, स्पेशल प्रावधान है भाई। ये क्या करते हैं कि सदन की जो कार्रवाई उसमें भाग ले सकते हैं, कोई भी सदन हो, चाहे राज्यसभा लोकसभा की। संसदीय समितियां होंगी उनकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है। मतलब संसद की उन्हीं समितियों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं जिनमें ये मेंबर हैं। मान लो कोई संसदीय समिति है, वित्त समिति है, उसमें अगर उनको भाग लेना है कार्रवाई में तो उसका उनके लिए मतलब उस समिति होगी उसमें मेंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे कि भाई वो हाँ भाग ले सकते हैं कार्रवाई में, मानता हूँ, लेकिन वो क्या करेंगे, उनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में लगभग। और अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो, RS का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना ज़रूरी है। अगला जो अनुच्छेद हो कि महान्यायवादी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है, ठीक है। तो हमें जो संसद है इसको 2 पार्टों में करेंगे अभी विधायिका को। आज का जो पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अपने जो भी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में नीचे पिन ज़रूर करें। थैंक यू।